नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम एनक्लेक्स के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पढ़ रहे हैं और आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 210 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। आज के वैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताऊँ ना तो ऐसी लैंग्वेज हमारे जो नोट सेट का जो एग्जाम है दोस्तों उसमें आ सकते हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है एनक्लेक्स के क्वेश्चंस की जो नहीं आते हैं। मैं आपको कई बार कहता भी हूँ, जैसे एक एपिजियोटोमी का आया था, मैंने कहा था इसका कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ अलग ही तरीके से इसको उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है जो कि सही भी नहीं है। बट आज के जो क्वेश्चंस है ना, आप खुद देखना कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब हो सकता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज को कट कर दें, भाई पूरी इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं लें, लेकिन उससे रिलेटेड लैंग्वेज वो लेते हैं। और आज के जो क्वेश्चंस है ना लगभग उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलो हम बात करते हैं कैसे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लाइंट है 37 वीक की, उसकी क्या है दोस्तों, जेस्टेशन है, इज एडमिटेड टू द बर्थिंग यूनिट। ठीक है, बर्थिंग यूनिट में वो क्या हुआ है, एडमिट हुआ है। कहां से वो एडमिट हुआ है, फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट से वो बर्थिंग यूनिट के अंदर क्या हुआ है, उसको भेजा है। ठीक है, सी हैड अराइव्ड बाय द एम्बुलेंस, मतलब उसको एम्बुलेंस के द्वारा वो कहां आया था, इमरजेंसी में आया था। फॉलोइंग ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों। तो एक तरह से आप इसको ट्रॉमा मान सकते हो या इसको आप क्या मान सकते हो, इंजरी मान सकते हो कि उस क्लाइंट का क्या हुआ है दोस्तों, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है या इंजरी हुआ है, तीनों चीजों में से कोई भी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा इसमें। हर वाइटल्स आर, उसके जो बीपी है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीपी 90/60 है। तो जहां पर बीपी 90/60 इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो बीपी है वो गिर रहा है। क्लाइंट का बीपी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, क्लाइंट इज हाइपोटेंसिव, क्लाइंट क्या है, हाइपोटेंसिव है। पल्स रेट दोस्तों 108 है। तो अगर 100 से ज्यादा पल्स रेट है तो इसका मतलब वो क्लाइंट किसमें, टैकीकार्डिया में है। तो 108 पल्स है तो वो टैकीकार्डिया में भी है, हाइपोटेंशन भी है, टैकीकार्डिया भी है। रेस्पिरेटरी जो रेट है दोस्तों वो 24 है, तो रेस्पिरेटरी रेट भी क्या है, ज्यादा है। सीज रिपोर्टिंग, अब देखो एक साइन दे रखा है कि उसको शार्प एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसको पेन हो रहा है एब्डोमेन में, और वो पेन भी कैसा हो रहा है दोस्तों, शार्प हो रहा है पेन, पहली चीज। और दूसरा यूट्रस। ये दोनों दोस्तों ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हमें 28 वीक के बाद होने वाले जो ब्लीडिंग है ना उसके बारे में क्या करते हैं, हमें समझाते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्लासेंटा प्रीविया के अंदर पेन नहीं होता है, वो पेनलेस होता है। मैंने आपको बताया था कि पेन नहीं होता है, पेनलेस होती है। और दूसरी चीज दोस्तों यूट्रस बताता है कि यूट्रस सॉफ्ट है, रिलैक्स है, तो वो प्लासेंटा प्रीविया को दिखाएगा। और अगर दोस्तों हार्ड है, रिजिड है, बोर्ड लाइक है तो वो किसको दिखाएगा, एब्रेप्टिव प्लासेंटा को दिखाएगा। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन एट दिस टाइम, इस समय पे प्रायोरिटी नर्सिंग जो इंटरवेंशन होगा दोस्तों वो क्या होगा, क्या करना चाहिए। अब आप खुद सोचो दोस्तों कि क्या करना चाहिए इस कंडीशन के अंदर है, जब एक मदर है, उसका बीपी गिर रहा है, पल्स रेट बढ़ी हुई है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई है उसकी। ठीक है, एक्चुअली में ये तीनों साइन किस चीज को शो कर रहे हैं, लगभग ये शो कर रहे हैं कि वो क्लाइंट शॉक की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है दोस्तों, शॉक की तरफ जा रहा है। शॉक के अंदर लगभग क्या साइन प्रेजेंट होते हैं, शॉक के अंदर जो साइन प्रेजेंट होते हैं, ब्लीडिंग के कारण हो रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, हेमरेजिक होगा। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, एक तो पल्स रेट बढ़ेगी, तो पल्स रेट बढ़ेगी तो दोस्तों क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा। एक उसका दोस्तों बीपी गिरेगा तो हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर दोस्तों हाइपोथर्मिया भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइपोथर्मिया। तो ऐसे साइन अगर प्रेजेंट है तो किसको दिखाते हैं कि क्लाइंट शॉक में है। इसमें हाइपोथर्मिया उन्होंने दिया नहीं, साथ में इसको शार्प एब्डोमिनल पेन है और ट्रोमा है। तो ये चीज किसको दिखा रही है कि भाई किसी भी क्लाइंट को अगर 28 वीक के बाद में, अगर किसी भी क्लाइंट को दोस्तों 28 वीक के बाद में अगर ट्रोमा हो या इंजरी हो, साथ में दोस्तों उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन हो, सीवियर एब्डोमिनल पेन। अब ऐसे तो है नहीं दोस्तों कि ट्रोमा के कारण लो लाइंग प्लासेंटा हो जाएगा या फिर हम कहें कि प्लासेंटा प्रीविया हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ट्रोमा हुआ और वो प्लासेंटा नीचे आ गया। अगर प्लासेंटा मान लो रैप्चर होकर नीचे आ रहा है तो फिर वो एब्रेप्टिव प्लासेंटा हो गया। तो ट्रोमा या इंजरी के कारण कभी भी प्लासेंटा प्रीविया नहीं हो सकता है। दूसरी दोस्तों इसके अंदर सीवियर पेन है, शार्प एब्डोमिनल पेन है, तो भी उसको नहीं हो सकता है। तो ये चीजें किसको दिखा रही है कि क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, एब्रेप्टिव प्लासेंटा हो रहा है। उसे क्या हो रहा है दोस्तों, एब्रेप्टिव प्लासेंटा। तो ये कंडीशन उसको है। अब हमें क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन के अंदर जब क्लाइंट को एब्रेप्टिव प्लासेंटा होगा तब। दोस्तों ऐसी कंडीशन में है ना चांसेस होते हैं कि जो फीटस है ना उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। और पूरा जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि भाई जो फीटस जो है ना, फीटस जो है दोस्तों उसकी क्या कंडीशन है कि भाई फीटल हार्ट रेट आपको सुनाई दे रही है, नहीं दे रही, फीटल जो हार्ट रेट है वो आ रही है या नहीं आ रही,
फिटस की डेथ होगी या नहीं होगी। तो आगे का जो पूरा मैनेजमेंट है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर हमें जितनी भी चीजें दे रखी हैं उसमें ये कहीं भी नहीं दे रखा कि उस क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, उसका जो फीटल हार्ट रेट है वो मॉनिटर की गई है। एक क्वेश्चन पहले आया था हमारा ऐसा ही एनक्लाइस के अंदर जिसमें फीटल हार्ट रेट दे रखी थी, तो जब दे रखी है तो फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी दोस्तों, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग होगी। क्यों? क्योंकि फर्दर जो भी मैनेजमेंट है, जो भी ट्रीटमेंट है दोस्तों, वो सारा किस पे डिपेंड करेगा कि फीटस लाइव है या नहीं है, क्या कंडीशन है, उस पर क्या करेगा दोस्तों, डिपेंड करेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारी जो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा दोस्तों, क्या होगा कि हम उस पे फीटस की कंडीशन जानना जरूरी है। क्यों? जब भी प्लासेंटल एब्रेप्शन होता है तो चांसेस हो जाते हैं कि फीटस की क्या हो जाती है दोस्तों, डेथ हो जाती है, ऐसे चांसेस होते हैं। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें फीटस के बारे में जानना जरूरी है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक जो फीटल जो मॉनिटर है दोस्तों वो लगा देंगे, जिससे हमें फीटल हार्ट रेट के बारे में पता लगेगा, फीटस लाइव है या नहीं है इसके बारे में क्या लगेगा, पता लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों, प्रिपेयर फॉर ए पॉसिबल सिजेरियन बर्थ। हाँ, उसके बाद में जैसे हमें पता लग गया कि भाई फीटस की ये कंडीशन है, फीटस लाइव है, तो हमें नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हम देते हैं इसमें वो सिजेरियन बर्थ दे सकते हैं, लेकिन पहला नहीं हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, ब्लड गलत हो गया। ड्रॉ ब्लड फ्रॉम ए टाइप एंड क्रॉस मैच। मैक्सिममली ये सब चीजें है ना दोस्तों इमरजेंसी में ही हो जाती हैं, जब क्लाइंट आता है ना उसी दौरान हम उसके सैंपल्स ये सब चीजें हम ले लेते हैं और भेज देते हैं। तो ये चीजें क्या तो हो चुकी होंगी, और नहीं हुई तो दोस्तों पहली प्रायोरिटी फिर भी हम यहाँ पर पहला प्रायोरिटी किसको देंगे दोस्तों, पहली प्रायोरिटी हम फीटस को देंगे। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, ब्लड जो क्रॉस मैच के लिए, आरएच फैक्टर के लिए, आरएच टाइपिंग के लिए वो ब्लड लेंगे। नहीं तो ये मैक्सिमम कहाँ हो गया होगा, इमरजेंसी में हो गया होगा, क्योंकि अब तो वो इमरजेंसी से लेबर रूम में आ चुकी ना, बर्थिंग यूनिट में आ चुकी, गायनी वार्ड में आ चुकी है, ऐसे मान लो ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी वार्ड जो है उसमें आ चुकी है। इसके बाद है दोस्तों असेस द अमाउंट ऑफ द वेजाइनल ब्लीडिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा ना, अगर आपको इनमें से अगर आपको कोई कहे कि भाई क्या दोगे, तो पहला मैं ये दूंगा, फिर फोर्थ जो ऑप्शन में दूंगा दोस्तों कि इसके बाद मैं क्या करूंगा, असेस करूंगा अमाउंट ऑफ द वेजाइनल ब्लीडिंग। अगर आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कि पहले फीटल मॉनिटर है, और अगर फीटल वाला नहीं दे रखा, फीटल हार्ट रेट नहीं दे रखा, तो दूसरा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमें ये जानना भी जरूरी है कि कौन से टाइप का इसको क्या हो रहा है दोस्तों, एब्रेप्टिव प्लासेंटा हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, वेजाइनल ब्लीडिंग को असेस करेंगे। तो पहले ही हमारे लिए ये चीज जरूरी है, हम ये करेंगे। फिर दूसरी चीज हम ब्लीडिंग को असेस करेंगे। फिर हम अगर सैंपल नहीं लिए गए हैं तो सैंपल लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, भाई अगर फीटस लाइव है हमें पता लग गया, तो फिर हम पॉसिबल जो सिजेरियन बर्थ है दोस्तों उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे। नहीं तो लेप्रोटोमी किया जाएगा अगर फीटस की डेथ हो चुकी है तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो कि एब्रेप्टियो प्लासेंटा के क्लाइंट को, एब्रेप्टियो प्लासेंटा के क्लाइंट में, क्लाइंट अच्छे से लिख लो, चलो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज का क्लाइंट अगर शोक में जा रहा है, अगर शोक में जा रहा है, ब्रैकेट में लिखो पल्स रेट इंक्रीज होगी, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट में इंक्रीज लिख लो, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी। वैसे इसको कई बार हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा बीपी गिरेगा, हाइपोटेंशन होगा, और साथ में इसको क्या होगा दोस्तों, हाइपोथर्मिया होगा, हाइपोथर्मिया होगा इसको। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग को देंगे, क्योंकि आगे का सारा मैनेजमेंट, क्योंकि फर्दर मैनेजमेंट, पूरा थोड़ा सा तो अंग्रेजी भी लिख लो, क्योंकि फर्दर मैनेजमेंट इसी पर डिपेंड होगा, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगली जो क्लास होगी उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो एब्रेप्टिव प्लासेंटा के हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें लगभग एब्रेप्टिव प्लासेंटा क्वेश्चंस हैं, तो मेरे को एब्रेप्टिव प्लासेंटा आपको मैं पढ़ा देता हूं। अब क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़ते हैं, मैं आप खुद पढ़ो, आप कभी भी पढ़ के देख लेना। आप ईटियोलॉजी को याद कर लो, मैं बता दूंगा। अगर आपने 5 डिजीज की ईटियोलॉजी पढ़ ली ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप ये कहोगे सर क्या हो रहा है, ये पता नहीं उसमें मल्टीपार्टी आता है, किसमें प्राइमरी आता है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको लिखवाता हूँ ना, ये वे है सबसे बेस्ट तरीका, ये मुझे खुद को भी ऐसे याद होता है। अगर मैं वैसे सारे एक साथ पढ़ने के बैठ जाऊँ, प्रीवियस हिस्ट्री, ये हिस्ट्री, वो हिस्ट्री, याद नहीं होता है। जिस तरीके से मैं लिख के लाता हूँ ना, ऐसे पढ़ोगे तो याद जल्दी होगा। पहली चीज दोस्तों, किसे और किस नाम से जाना जाता है, हो सकता है कि ऑप्शन में आपको एब्रेप्टिव प्लासेंटा नहीं लिखे, तो फिर वो क्या लिखेगा, तो वो लिखेगा दोस्तों एक्सीडेंटल हेमरेज ऑफ द प्लासेंटा। देखो इसमें भी ट्रॉमा हुआ था, तो एक्चुअली में एकदम से एक्सीडेंट के रूप में ब्लीडिंग हो सकती है, तो एक्सीडेंटल हेमरेज ऑफ द प्लासेंटा के नाम से भी हम इसे जानते हैं, एक्सीडेंटल हेमरेज ऑफ द
प्लासेंटा, इसे हम किस नाम जानते हैं? एक्सीडेंटल हेमरेज ऑफ द प्लासेंटा के नाम से भी जानते हैं। एक नाम और है इसका दोस्तों, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा। तो चलो बताओ आप लोग मुझे कमेंट करके कि अगर इस टाइम अगर प्री मैच्योर सेपरेशन है एब्रेप्टिव प्लासेंटा, तो एक्चुअली में सेपरेशन लेबर की कौन सी स्टेज में होती है, कब होता है? द प्लासेंटा। तो एक्चुअली में जो प्लासेंटा है दोस्तों, उसका सेपरेशन, उसका नीचे आना और एक्सपल्सन, तीनों चीजें कब होती हैं? आपकी थर्ड स्टेज के अंदर होती है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी की डिलीवरी के बाद होता है, लेकिन ये उससे पहले ही हो गया, इसलिए हम इसे किस नाम से जानेंगे दोस्तों? प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसे एब्लेप्टिव प्लासेंटा भी कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई टर्म आप यूज मत करो, कोई ज्यादा जरूरी आपके लिए है नहीं। एब्लेप्टिव प्लासेंटा भी कहते हैं, इसे लिख लो। कहीं आपको सर मुझे बताया नहीं आपने, हमने क्लास ली आपकी और आपने छोड़ दिया इस चीज को। इसके बाद इंसिडेंस, तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, मोस्ट कॉमन कोज ही एंटीपार्टम हेमरेज का। मैंने आपको दो चीजें बताई थी वहां पे, ठीक है। दो चीजों में आपको क्या बताया था? एक प्लासेंटा प्रीविया, एक एब्रेप्टिव प्लासेंटा। तो प्लासेंटा प्रीविया के अंदर मैंने आपको बताया था कि 300 जो डिलीवरी है दोस्तों, उनमें एक डिलीवरी में क्या होता है? प्लासेंटा प्रीविया होता है। और यहाँ पर 300 जो डिलीवरी है दोस्तों, सॉरी 200 जो डिलीवरी है, उनमें एक डिलीवरी के अंदर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर एब्रेप्टिव प्लासेंटा या फिर प्लासेंटा प्रीविया जो है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा होने के चांस किसके होंगे, तो आप क्या कहोगे दोस्तों? एब्रेप्टिव प्लासेंटा होने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा बनेगा दोस्तों कि वुमन की कौन सी एज की जो वुमन है जो जिनको एब्रेप्टिव प्लासेंटा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसके अंदर आप लिख लेना एडवांस एज, ठीक है। एडवांस एज लगभग यहाँ पर 35 साल से ज्यादा वाले जो फीमेल है उनको ज्यादा चांसेस रहते हैं। किसी में 40 साल से भी ज्यादा हो सकते हैं, 35 से ऊपर लगभग एडवांस एज क्या हो जाती है दोस्तों? स्टार्ट हो जाती है। पारिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पारिटी भी लिखा हुआ सकता है या बर्थ ऑर्डर भी लिखा हुआ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस कोई भी फीमेल दोस्तों अगर उसको 5 या 5 से ज्यादा 5 और मोर देन 5 पारिटी है उसको, मतलब कि उसका जो बच्चा है, जो बेबी है, वो 20 वीक क्रॉस कर चुका है, कौन सी बार? 5वीं बार या उससे ज्यादा बार, तो उसके अंदर एब्रेप्टिव प्लासेंटा होने के जो चांसेस हैं, जो प्राइमी ग्रेविडा है उसकी तुलना में ग्रांड मल्टीपैरा में अब ये मत कहना कि ग्रांड मल्टीपैरा अक्सर 5 ही होता है, क्या 4 में भी ग्रांड ही होगा वो, ठीक है, 4, 5। लेकिन यहाँ पर एक मतलब कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जिनके भी बर्थ ऑर्डर 5 होता है ना, मतलब 5वीं बार वो प्रेग्नेंट हुई है, मान लो 5वीं बार प्रेग्नेंट हुई है, 5 और उसका बच्चा है वो, ठीक है, तो 5 और उससे ज्यादा वाले को जो पहली बार जो प्रेग्नेंट हुई है उसकी तुलना में 3 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं, 3 टाइम्स। बताओ, सीधा सीधा डीसी दत्ता में ये लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपका कि कितने ज्यादा चांसेस होते हैं, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना। तो ध्यान रखना 3 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं इनके अंदर, ठीक है, 3 टाइम्स। इसके बाद नेक्स्ट, ऐसे देखो याद करोगे ना, पारिटी याद हो जाएगा, दिमाग में बढ़ जाएगा। बैड हैबिट, तो बैड हैबिट के अंदर 2 चीजें आएंगी, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर ऑप्शन में दोस्तों स्मोकिंग आता है ना, तो ये तो चलो सब में ही है, तो इसके आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं दैट आर रिलेटेड टू द स्मोकिंग, ठीक है। आप चाहे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन पढ़ लो या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वहां भी आता है, इसके अंदर भी आ रहा है, पिछले वाले प्लासेंटा प्रीविया में भी आ रहा था, उन सब के अंदर दोस्तों स्मोकिंग आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसी के अंदर आ रहा है और किसी में आपको दिखाई कम देता है। तो कोकेन अब्यूज, जो भी फीमेल कोकेन लेती है ना, लगभग 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर जो कोकीन लेती हैं उनके अंदर क्या होता है दोस्तों? एब्रेप्टिव प्लासेंटा होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो ये इसको स्टार लगा लो कि कौन सी डिजीज है जो कोकीन लेने के कारण ज्यादा हो जाती है। ऑप्शन में जाएगा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन आ जाएगा, ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया आ जाएगा, एब्रेप्टिव प्लासेंटा आ जाएगा, माल प्रेजेंटेशन, कोई भी 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हो सकती हैं जिनके कारण, तो ध्यान रखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो, ठीक है। स्मोकिंग में क्या होता है दोस्तों? वैसोस्पाज्म हो जाता है, बस एक लाइन याद रख लो, वैसोस्पाज्म। इसके बाद है दोस्तों प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लेना इसको, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जिस भी फीमेल को दोस्तों प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होगा तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्लासेंटा तक ब्लड कम जाएगा तो बेबी तक ऑक्सीजन कम जाएगी, तो उसके कारण प्लासेंटा तक जब ब्लड कम आएगा तो जो वेसल्स जो होती हैं दोस्तों वो उनके अंदर स्पाज्म होगा, वो कोशिश करेंगे और बढ़ाने की, हाइपरटेंशन हो रहा है वहां पर पहले से स्पाज्म है, उसके कारण रैप्चर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस पे स्टार लगा लेना कि कौन सी डिजीज है जिसके अंदर प्रेगनेंसी, कौन सी डिजीज है जिसके अंदर जिसके कारण
एब्रेप्टिव प्लासेंटा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये भी नहीं लिखा है तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन लिखा हुआ सकता है ना, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अब ये मत पूछना कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है, अच्छे से बता चुका हूं आपको मैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिलीवरी के टाइप से आ सकता है कि कौन सी डिलीवरी जैसी होती है जिनके अंदर एब्रेप्टिव प्लासेंटा। अब आप एक बताओ, मैंने आपको बताया एक्सीडेंटल हेमरेज मतलब ट्रॉमा है, तो आप अगर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करोगे तो प्लासेंटा के सेपरेट होने के चांसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे? तो आप कहोगे, क्या कहोगे सर, ज्यादा होंगे। तो मैं लिखूंगा इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। इंस्ट्रूमेंटल जो डिलीवरी होती है दोस्तों उसके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, प्लासेंटा के सेपरेट होने के। तो इंस्ट्रूमेंटल जो डिलीवरी है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जैसे कि वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी है या फोरसेप्स डिलीवरी है, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। कोर्ड, अब बताओ कौन सी कोर्ड के अंदर प्लासेंटा कोई भी चीज कब खिंचती है, छोटी या बड़ी होगी तो सर शॉर्ट होने में ज्यादा चांसेस होते हैं। लॉन्ग में भी हो सकता है कि जो बेबी है उसके चारों तरफ टाई हो जाए तब खिंच जाए, लेकिन शॉर्ट कोर्ड में इसके क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर अम्बिलिकल जो कोर्ड है वो क्या है, शॉर्ट है, 20 सेंटीमीटर से दोस्तों क्या है, कम है, तो उसे हम शॉर्ट कोड के नाम से जानते हैं, तो उसमें भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा चांसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन डेफिशिएंसी, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। अब आपके सामने कितनी सारी विटामिन है, बताओ कौन सी होगी, क्या दिमाग लगाओगे, कोई दिमाग नहीं लगेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा ध्यान रखना कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, ठीक है, विटामिन B9 फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। फोलिक एसिड की जिसके अंदर भी डेफिशिएंसी होती है दोस्तों उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं। बायोटीन B7 होती है ना, और फोलिक एसिड B9 होती है, तो अगर वैसे नहीं लिखा है तो विटामिन B9, तो ये दोनों ध्यान रख लेना, एक ही बात है, ऐसे अलग अलग नहीं है। तो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी, देखो ऐसे लिखने से ना सीधा क्वेश्चंस बन रहे हैं ये, अगर आप जैसे पढ़ते हो ना उस तरीके से, इधर फैक्टर ये आ गया मल्टीपारिटी, तो वो मिक्स हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता। यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कौन सी टाइप की कोड में ज्यादा चांसेस होते हैं, कौन सी टाइप की डिलीवरी में ज्यादा चांसेस होते हैं, कौन सी डिजीज के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, किस किस बैड हैबिट के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं, किस एज में ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो चीजें हमारे माइंड में क्या हो जाती है दोस्तों, बैठ जाती है। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर पूछे तो थ्रोम्बोफिलिया के अंदर इसके चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, ज्यादा हो जाते हैं। थ्रोम्बोफिलिया के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर क्या बन जाते हैं, क्लोट्स बन जाते हैं। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोट बन गए तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, रुक जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। अगर अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो भी प्लासेंटा का क्या हो सकता है दोस्तों, सेपरेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट दोस्तों इसके टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो विजिबिलिटी ऑफ द ब्लड के अकॉर्डिंग, कि आपको ब्लड दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, क्या हो रहा है दोस्तों, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है रिवील्ड एब्रेप्टिव प्लासेंटा, मैं एपी लिखूंगा, एब्रेप्टिव प्लासेंटा ये, ठीक है। दूसरा है दोस्तों कंसील्ड, और तीसरा दोस्तों मिक्स्ड। तीसरा क्या होगा आपका, मिक्स्ड होगा। तो रिवील्ड के अंदर क्या होगा दोस्तों, कि जो प्लासेंटा है उससे ब्लीडिंग होगी। प्लासेंटा, ये मान लो प्लासेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये हमारा बेबी है, यहां से ब्लीडिंग होगी प्लासेंटा से, और ब्लीडिंग होकर बाहर आएगी और अब सबको दिखाई देगी, ठीक है, बाहर आ गई। तो ये इसे किस नाम से जानेंगे, हम रिवेल्ड के नाम से जानेंगे। दूसरा जो टाइप है दोस्तों उसके अंदर क्या होता है, कंसील्ड होता है। कंसील्ड के अंदर क्या होगा कि इस प्रकार से प्लासेंटा जुड़ा रहेगा, ये प्लासेंटा जुड़ा हुआ है और ये बेबी है जिससे अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि प्लासेंटा के पीछे मान लो ब्लीडिंग क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, लेकिन बाहर नहीं आ पाती। इसमें ब्लीडिंग होती तो है और सारे सिम्टम्स भी आएंगे, पेन भी होगा, सीवियर पेन भी होगा, लेकिन दोस्तों क्या नहीं होगा, ब्लड बाहर नहीं आएगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कंसील्ड के नाम से जानते हैं। कलेक्टेड हो गई है, मतलब ब्लड वहां पे क्या हो गया दोस्तों, कलेक्ट हो गया है। तीसरा है दोस्तों मिक्स्ड। तो मिक्स्ड के अंदर तो क्या होगा आपको बताने की शायद जरूरत ही नहीं है, दोनों चीजें होंगी मिक्स्ड के अंदर। ये आपका प्लासेंटा है, इसमें क्या होगा, कुछ ब्लड यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कलेक्ट होगा, और कुछ ब्लड क्या आएगा, बाहर आएगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, मिक्स्ड के नाम से जानेंगे। इसमें मोस्ट कॉमन टाइप जो है दोस्तों वो कौन सा होता है, रिवेल्ड एब्रेप्टिव प्लासेंटा होता है, जिसके अंदर ब्लड क्या दिखाई देता है, ठीक है। रिवील्ड इज द मोस्ट कॉमन अमोंग ऑल दिस 3। इसके बाद नेक्स्ट, ये तो आजकल बहुत पूछ लिया, सबको लगभग पता रहता है। दूसरा दोस्तों इसको हम साइट ऑफ ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हैं कि भाई ब्लीडिंग कहां से हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, क्या पता किसी एग्जाम के अंदर पूछ ले, तो एक कॉम्प्लिकेशन जो है दोस्तों वो तो पूछ ही लेते हैं। तो एक दोस्तों होता है प्री प्लासेंटल, ठीक है। एक होता है दोस्तों रिट्रोप्लासेंटल, तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है आपका यूटेराइन एपोप्लेक्सी, या फिर इसको कोवेलियर यूट्रस भी बोलते हैं, कोवेलियर यूट्रस।
कोवेलियर यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, एक सब कोरियोनिक भी होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट लिख लो, नाम आपको सारे पता होने चाहिए। कौन कौन से 4 टाइप बता दिए दोस्तों मैंने, तो भाई कहां से ब्लीडिंग हो रही है, प्री प्लासेंटल, रिट्रोप्लासेंटल, ठीक है, एक हो गया आपका यूटेराइन एपोप्लेक्सी या कोवेलियर यूट्रस, जो कि सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक है सब कोरियोनिक। चलो थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। पहला जो है दोस्तों प्री प्लासेंटल, मतलब प्लासेंटल से जस्ट पहले। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ब्लीडिंग कैसे होगी, देखो ये है यूट्रस, एक जो लेयर होती है दोस्तों वो कौन सी होती है आपकी, कोरियोन। एक जो लेयर होती है दोस्तों, इस कोरियोन लेयर से क्या बनता है, प्लासेंटा बनता है, इस कोरियोन लेयर में प्लासेंटा रहता है। एक जो लेयर होती है दोस्तों वो कौन सी होती है आपकी, एमनियोन। एक कोरियोन होती है और एक एमनियोन होती है, और इस एमनियोन के चारों तरफ फिटल मेम्ब्रेन दो होती है, कोरियोन और एमनियोन। ठीक है, ये कोरियोन है, ये एमनियोन है। तो प्री प्लासेंटल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि यहां पर ब्लीडिंग होगी प्लासेंटा के जस्ट इस जगह पे, मतलब कि जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसी के अंदर क्या होती है दोस्तों, लगभग इसके अंदर ब्लीडिंग होती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, प्री प्लासेंटल के नाम से जानते हैं। मेनली ब्लीडिंग कहां हो रही है दोस्तों, जो कोरियोन लेयर उसके जस्ट पीछे हो रही है, तो इस प्रकार से ब्लड कहां जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, प्री प्लासेंटल के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं, प्री प्लासेंटल। रिट्रोप्लासेंटल में क्या होगा दोस्तों, कि जो ब्लीडिंग है, अब आपको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। पहली जो लेयर है दोस्तों दैट इज सिरोसा या पेरीमेट्रियम, दूसरी जो लेयर है दोस्तों दैट इज मायोमेट्रियम। ये जो लेयर है, एक बार इसको बना देता हूं थोड़ा सा, ये मान लो ये लेयर है आपकी मायोमेट्रियम, और तीसरी जो लेयर होती है दोस्तों वो कौन सी होती है आपकी, एंडोमेट्रियम। ये लेयर मान लो यूट्रस की क्या है, एंडोमेट्रियम। इसके बाद कौन सी आएगी, इसके बाद आएगा आपका कोरियोन, ये कोरियोन, और कोरियोन के अंदर क्या आएगी, एमनियोन। देखो कितनी लेयर है, और यहाँ है बेबी। ठीक है, और कोरियोन लेयर के अंदर क्या बनता है दोस्तों, प्लासेंटा बनता है। कोरियोन लेयर के अंदर क्या बनता है, प्लासेंटा बनता है। अब प्लासेंटा इसमें क्या होगा दोस्तों, कि मायोमेट्रियम तक पहुंच जाएगा। प्लासेंटा कहां तक पहुंच जाता है दोस्तों, इसके अंदर मायोमेट्रियम, या हम कहेंगे जो ब्लीडिंग है, प्लासेंटा तो नहीं कहेंगे, एक मिनट, जो ब्लीडिंग है, एक मिनट रुको, इसमें ब्लीडिंग बोलना है ना। तो प्लासेंटा किसमें रहता है दोस्तों, एंडोमेट्रियम लेयर में होता है, तो यहां पर कोरियोन लेयर से फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या है दोस्तों, प्लासेंटा है। ठीक है, और ये इसका अम्बिलिकल कोड हो गया। तो ये वाली लेयर जो दिख रही है एंडोमेट्रियम है, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की जो दिख रही है दोस्तों दैट इज मायोमेट्रियम, और ब्लैक कलर की दिख रही है ये पेरीमेट्रियम है, सिरोसा। तो यहाँ पर जो ब्लीडिंग है ना, वो जाते जाते कहां तक पहुंच जाती है दोस्तों, मायोमेट्रियम तक पहुंच जाती है। तो प्लासेंटा की भी जस्ट पीछे पहुंच जाती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रिट्रोप्लासेंटल के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, रिट्रोप्लासेंटल के नाम जानते हैं। बस एक लाइन याद करनी है, पूरी महाभारत को छोड़ो, कि ब्लीडिंग कहां तक होती है, मायोमेट्रियम तक होती है। अब आगे और ज्यादा ब्लीडिंग हुई तो ब्लड कहां पहुंचेगा दोस्तों, तो यूटेराइन एपोप्लेक्सी जो है, या कोवेलियर जो यूट्रस है दोस्तों, इसके अंदर जो ब्लीडिंग है, दो बाहर, सबसे बाहर वाली लेयर तक पहुंच जाती है। ठीक है, कहां तक पहुंच जाती है, बाहर वाली लेयर तक पहुंच जाती है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, यूटेराइन एपोप्लेक्सी या फिर कोवेलियर यूट्रस के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कोवेलियर यूट्रस इसकी मोस्ट सीरियस फॉर्म होती है। इससे ज्यादा सीरियस क्या होगा, कि जो आपकी बाहर वाली लेयर तक ये पहुंच गई, आपकी सिरोसा लेयर तक पहुंच गई, पेरीमेट्रियम लेयर तक पहुंच गई, तो सबसे डेंजरस टाइप का है ये एब्रेपियो प्लासेंटा। हमें डायरेक्टली पता भी नहीं चलता। कैसे पता चलेगा, जब फीमेल का लेप्रोटोमी किया जाता है, एब्डोमेन पे इंसिजन बनाकर जब हम यूट्रस को देखते हैं, तो उसकी यूट्रस की बाहर वाली लेयर पे पूरे पे ब्लड ही ब्लड दिखाई देता है। इसलिए उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यूटेराइन एपोप्लेक्सी। एक बार मेरे कहने से, मैं आज एक इमेज जोड़ नहीं पाया, एक बार मेरे कहने से एक बार गूगल पे ये इमेज डाल लो, और उस इमेज को दोस्तों जरूर देख लो। आप उस इमेज को जरूर आप एक बार क्या कर लो, चेक कर लो, ताकि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी देगा, वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट। एक फीमेल है, उसको सीवियर पेन है, ठीक है, उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, 32 वीक उसकी प्रेगनेंसी है, उसका जो यूट्रस है वो हार्ड दिखाई दे रहा है, और ये उसका यूट्रस की इमेज है, तो उसको क्या है, कौन सी कंडीशन है उसके अंदर, तो उसमें कोवेलियर यूट्रस आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। सब कोरियोनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सब का मतलब क्या हो गया दोस्तों, नीचे हो गया। सब कोरियोनिक मतलब क्या हो गया, नीचे हो गया, कोरियोन के नीचे। तो अब ये जो ब्लीडिंग है ना, मेम्ब्रेन के अंदर होने लग जाती है। मतलब यहाँ पर इसके पीछे था, अब यहाँ से ब्लीडिंग कोरियोन और एमनियोन के बीच तक अगर ब्लीडिंग पहुंच जाती है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सब कोरियोनिक। ठीक है, इस इमेज में मत जोड़ लेना इसको, प्री प्लासेंटल में मत जोड़ना, मैं सिर्फ समझाने की बता रहा हूँ कि सब कोरियोनिक के अंदर क्या होता है, कि जो कोरियोन, ये कोरियोन लेयर है, ये एमनियोन लेयर है, तो यहाँ पर प्लासेंटा, मान लो कोरियोन लेयर से प्लासेंटा बना है, तो यहाँ पर क्या होने लग जाती है दोस्तों, ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, सब मतलब नीचे, और कोरियोन के नीचे, तो इसे हम सब कोरियोनिक ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। तो 4 जगह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो आप समझ जाओ, वैसे सिंपल है समझने के लिए। एक दोस्तों कोरियोन के नीचे, तो ये सब कोरियोनिक हो जाएगा, फिर प्री प्लासेंटल आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्री प्लासेंटल आ जाएगा, फिर प्री प्लासेंटल के बाद क्या आ जाएगा, रिट्रो प्लासेंटल आ जाएगा,
रिट्रोप्लासेंटल, और फिर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका यूपीए या फिर कोवेलियर यूट्रस आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो ये कोरियन के नीचे है तो सब कोरियन, ये प्लासेंटा के जस्ट पीछे है तो प्री प्लासेंटल, और ये रिट्रो मतलब मायोमेट्रियम तक पहुंच गई, और यहाँ पर कहाँ तक पहुंच गई, सिरोसा तक पहुंच गई है। बस इसको बना लो आप, याद हो जाएगा आपको, सिरोसा मायोमेट्रियम तक पहुंच गई, ठीक है। यहाँ पर ये कोरियन तक पहुंच गई, और यहाँ पर अंडर कोरियन या सब कोरियन या बिटवीन कोरियन एंड एमनियन लेयर तक पहुंच गई, कोरियन और एमनियन तक पहुंच गई, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है, आप खुद पढ़ना चाहोगे ना आपको ऐसा लगेगा। अब चलो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं दोस्तों। ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि भाई कितना सीवियर है ये, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग भी इसको हमने एब्रेप्टिव प्लासेंटा को हमने बांट रखा है। तो इसको 4 ग्रेड में बांटते हैं, 0, 1, 2 और 3। 0, 1, 2 और 3 में अब इसको बांटते हैं। तो दोस्तों 0 का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसी कौन सी टाइप का एब्रेप्टिव प्लासेंटा है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान पता नहीं चलता, और डिलीवरी के बाद प्लासेंटा के सेपरेशन के बाद ही ये पता चलता है कि उस फीमेल को एब्रेप्टिव प्लासेंटा हुआ था। इसमें इस टाइप की ग्रेडिंग 0 का मतलब कुछ है ही नहीं, कोई साइन, फीमेल को कोई साइन नहीं आएगा, नो साइन, कोई साइन ऑफ एब्रेप्टिव प्लासेंटा नहीं आएगा। जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी और प्लासेंटा भी डिलीवर हो जाएगा, फिर प्लासेंटा को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, प्लासेंटा का क्या किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा। अब असेसमेंट करने के बाद पता चलेगा कि ये प्लासेंटा क्या हो चुका था, कुछ अमाउंट में क्या हो चुका था दोस्तों, सेपरेट हो चुका था। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेड 0 के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, ग्रेड 0 के नाम से हम इसे जानते हैं। अब इसके बाद में तीनों जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली बात आपको समझ में आएगी, 0 आपको बताने की जरूरत है नहीं कि 0 में मतलब कोई साइन ही नहीं आ रहा है, बस सिंपल से याद रखो ये। इसके बाद इन तीनों को समझो कि भाई ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ग्रेड फर्स्ट के कितने परसेंट चांसेस होते हैं दोस्तों, तो लगभग 40% चांस इसके होते हैं, और लगभग 45% इसके चांस होते हैं, और 15% इसके होते हैं। और ग्रेड 0 के नगण्य होते हैं, लगभग बहुत कम, ठीक है। तो कुछ ही परसेंटेज के अंदर 0 to 1% इसके क्या होते हैं, चांसेस होते हैं, तो इसलिए उसको इंक्लूड भी यहाँ पे नहीं किया। तो अब आपसे ये पूछे दूसरा दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो ग्रेड सेकंड एब्रेप्टिव प्लासेंटा, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, ग्रेड सेकंड, क्योंकि 45% केस के अंदर ये प्रेजेंट है, ये 40 में ही है, और ये 15% में है, ठीक है। और मोस्ट रेयर पूछे तो ग्रेड 0, ध्यान रखना यहाँ पर ये मत कर देना आप ये देख के, मोस्ट रेयर ग्रेड 0 आएगा, क्योंकि उसको इंक्लूड भी नहीं किया हमने, इतना कम है वो। इसके बाद दोस्तों ब्लीडिंग बहुत सिंपल है, याद करना, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो हमें ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग दे रहे हैं ना, हम ये ग्रेड कितना है भाई, तो कम ब्लीडिंग है तो माइल्ड है, थोड़ी ज्यादा है मॉडरेट और सीवियर है, क्योंकि ग्रेडिंग तभी तो बढ़ेगी ना, जितनी ज्यादा ब्लीडिंग उतनी ग्रेडिंग बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि ब्लीडिंग हम देख पा रहे हैं इस ब्लीडिंग को, अगर कलेक्ट भी हो रही है लेकिन ब्लीडिंग वहां पे हो रही है तो भी वो ग्रेड में इंक्लूड होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि विजिबल ब्लीडिंग ही नहीं है, रिवेल्ड नहीं, कंसील्ड भी हो सकता है ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों पल्स, पल्स इसके अंदर ग्रेड फर्स्ट में पल्स में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। ग्रेड सेकंड के अंदर दोस्तों टैकीकार्डिया हो जाएगा, मदर को क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया, और ग्रेड थर्ड में भी क्या हो जाएगा दोस्तों, टैकीकार्डिया। अब आपको याद रखना है भाई, पहले वाले में नहीं है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। बीपी जो है ना दोस्तों, बीपी इसके अंदर नॉर्मल रहता है, लगभग इसके अंदर भी बीपी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन यहाँ पर बीपी क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों फीटल हार्ट साउंड की, तो फीटल हार्ट साउंड दोस्तों इसके अंदर हमें सुनाई देती है, 0 में भी सुनाई देगी, 0 में तो बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो भाई सब कुछ नॉर्मल ही है, पता ही नहीं चला, तो सुनाई देगी। लिसन, यहाँ पर दोनों चीजें हैं दोस्तों, मे बी लिसन, इसलिए मे लिखेंगे, मे का मतलब कुछ चांसेस हैं कि भाई दिखाई मतलब बच्चा जीवित भी रहे, ठीक है, और हो सकता है नहीं भी जीवित रहे, नहीं जीवित रहे तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन इसमें चांसेस है कि सुनाई दे भी सकती है और नहीं भी, तो मे बी लिसन। और यहाँ पर नहीं सुनाई देगी, फीटस की डेथ कंफर्म है, अगर ग्रेड थर्ड में चला गया एब्रेप्टिव प्लासेंटा तो फीटस की डेथ हो जाती है, और हमें कोई फीटल हार्ट साउंड इसमें सुनाई नहीं देती है, फीटल हार्ट साउंड हमें सुनाई नहीं देती है। अब शोक बताओ, किसके अंदर शोक प्रेजेंट होगा, बताओ, आप खुद सोचो। तो मैंने आपको शोक की डेफिनेशन बता रखी है, जिसके अंदर बीपी भी गिरना चाहिए और पल्स भी गिरना चाहिए। ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें दोनों चीजें हो रही हैं दोस्तों, कि बीपी भी है और पल्स भी इंक्रीज हो रही है, तो टैकीकार्डिया किसमें हो रहा है, देखो इसमें हो रहा है, और बीपी भी इसमें गिर रहा है, इसमें तो ये क्या है दोस्तों, बीपी तो नॉर्मल आ गया ना, तब ये नॉर्मल आ गया तो कहां से आएगा इसमें शोक। तो इस प्रकार से आप एक टेक्निक भी बना सकते हो इसकी। तो शोक जो है दोस्तों इसके अंदर नहीं जाता, इसके अंदर भी नहीं जाता, इसके अंदर भी नहीं जाता, बस सिंपल सी चीज है। पल्स लेना है, पल्स दोनों में आएगी, पल्स सेकंड और थर्ड के अंदर, बीपी सिर्फ थर्ड में, शोक थर्ड में, बस ये याद रखना है आपको। देखो भूल जाओगे मुझे पता है, पल्स को याद रखना है, मैं चाहता हूँ याद भी रहे, सेकंड और थर्ड दोनों के अंदर क्या होती है, बढ़ती है। बीपी जो है वो सिर्फ बीपी एंड शोक एक साथ ले लो, बीपी और जो शोक है वो वैसे भी रिलेटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड में, बस ऐसे याद रह जाएगा आपको।
अब हम जल्दी से और आगे आते हैं दोस्तों। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दोस्तों, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। मेनली दोस्तों ब्लीडिंग जो है ना, इसको मॉडरेट टू सीवियर होती है। ब्लीडिंग कैसी होती है? मॉडरेट टू सीवियर, क्योंकि हमने देखा है कि इसके अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और लगभग जो ब्लीडिंग है दोस्तों वो ज्यादा ही मॉडरेट टाइप है, वो मोस्ट कॉमन है। तो मॉडरेट से लेकर सीवियर तक ब्लीडिंग हो सकती है इसके अंदर। माइल्ड भी होती है, मैंने आपको बताया माइल्ड सीवियर होती है, लेकिन अगर हमें एक ही टर्म देना हो तो मॉडरेट से सीवियर होती है, ठीक है। अगर इसके बाद कलर दोस्तों देखो, चाहे कुछ भी हो, प्लासेंटा प्रीविया के अंदर जब जो ब्लड है ना दोस्तों वो बाहर आ रहा है, ठीक है, तो वो ब्राइट रेड ब्लड हो गया। लेकिन यहाँ पर ब्लड जो है थोड़ी देर तो क्या रहेगा, प्लासेंटा के पीछे रहेगा, फिर धीरे आएगा, तो थोड़ा सा ब्राइट रेड की जगह यहाँ पे डार्क रेड हो सकता है। कैसा हो सकता है? डार्क रेड हो सकता है दोस्तों, डार्क रेड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम इसके अमाउंट की, ठीक है, कि भाई ब्लीडिंग की जो अमाउंट है वो किस प्रकार होगी, तो वो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग क्या होगी दोस्तों, इसके अमाउंट होगी, जिस प्रकार से ग्रेडिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप अमाउंट लिख सकते हो। पेन, अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पेन और यूट्रस पता होना चाहिए। तो पेन जो है दोस्तों वो कैसा होगा, इसके अंदर सीवियर पेन होगा। कैसा पेन होगा दोस्तों? सीवियर पेन, सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन। बताओ कौन सी डिजीज के अंदर राइट या लेफ्ट साइड पेन होता है लोअर एब्डोमिनल, राइट या लेफ्ट? बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा। कौन सी डिजीज के अंदर होता है, ये क्वेश्चन है मेरा, बताओ। अब तो हम लास्ट में आ गए ना, तो आपको बताने होंगे ये सब चीजें मुझे। इसके बाद यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों को वो करने के लिए। तो हार्ड आए, चाहे ऑप्शन में रिजिड लिखा हुआ है, या फिर दोस्तों क्या लिखा हुआ सकता है, बोर्ड लाइक भी लिखा हुआ सकता है। कि बोर्ड लाइक मतलब जो बोर्ड होता है ना, ये बोर्ड मान लो, लकड़ी का बोर्ड मान लो, हार्ड जो बोर्ड होता है ना, वैसा क्या हो जाता है, यूट्रस हो जाता है। ब्लड के कलेक्ट होने के कारण, जो ब्लड है उसके कलेक्ट होने के कारण जो यूट्रस है वो कैसे हो जाता है, हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है। तो उसे हम बोर्ड या हार्ड या रिजिड बोर्ड लाइक कहते हैं। फंडल हाइट, ब्लड के कलेक्ट होने के कारण, ब्लड कई बार कलेक्ट हो गया ना दोस्तों, तो फंडल हाइट क्या हो सकती है दोस्तों, इंक्रीज भी हो सकती है। फंडल हाइट क्या हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ फिब्रिनोजन पे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? फिब्रिनोजन क्या है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 1। तो इसकी अमाउंट क्या होती है दोस्तों, गिरती है, कम हो जाती है। आपको सर क्यों कम हो जाती है? क्योंकि दोस्तों ब्लीडिंग जब होगी ना, तो एक्चुअली में ब्लीडिंग के साथ में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए ये भी पूछ सकता है कि कौन सी कंडीशन पाई जाती है, तो हाइपोफिब्रिनोजेनेमिया, कि ब्लड के अंदर फिब्रिनोजन का जो लेवल है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ये भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो चॉइस आएगी वो आएगी आपकी एमआरआई। क्या आएगी, एमआरआई। वैसे आप यूएसजी भी करवा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछे तो वो क्या आएगी आपकी, इसकी एमआरआई आएगी। इसके अलावा आप यूएसजी करवा सकते हो, और सीवियर फॉर्म के अंदर लेप्रोटोमी तक भी किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसका अगर आपसे एक लाइन में पूछे ना क्या मैनेजमेंट है, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछे या मैनेजमेंट ऑफ चॉइस पूछे, तो सिजेरियन सेक्शन आंसर आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। पहले हम कोशिश करते हैं कि मदर अगर लेबर में है, मान लो भाई प्लासेंटा तो थर्ड स्टेज में सेपरेट होता है ना, मान लो मदर फर्स्ट स्टेज के अंदर है, तो भी तो वो प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा ही कहलाएगा ना। ऐसे तो है नहीं कि वो नहीं कहलाएगा। प्लासेंटा अगर फर्स्ट स्टेज में भी सेपरेट हो रहा है, सेकंड स्टेज में भी अगर सेपरेट हो रहा है, तो भी वो क्या कहलाएगा, एब्रेप्टिव प्लासेंटा कहलाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर मदर लेबर के अंदर है, तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों क्या भाई, उसको ARM प्लस ऑक्सीटोसिन देंगे, आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे, और ऑक्सीटोसिन देकर हम क्या करवाएंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे कि भाई वेजाइनल डिलीवरी हो जाए। वेजाइनल डिलीवरी अगर रेस्पॉन्स दे रही है तो वेजाइनल डिलीवरी करवा देंगे। अगर ARM और ऑक्सीटोसिन से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करवाएंगे, सिजेरियन सेक्शन करवाएंगे, ठीक है। और अगर लेबर में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, यहां पर तो डिलीवरी करवानी ही पड़ेगी, यहां पर तो डिलीवरी करवाई नहीं पड़ेगी। तो यहां पर भी हम पहले ARM प्लस ऑक्सीटोसिन देके कोशिश करेंगे कि वेजाइनल डिलीवरी हो जाए, और अगर नहीं होगी तो फिर सिजेरियन करवाएंगे। दोनों में लगभग सेम ही है, लेकिन ध्यान रखना अगर लेबर में नहीं है तो हम कोशिश करते हैं सिजेरियन करवाने की। इसलिए ही इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो चॉइस है दोस्तों, सॉरी ट्रीटमेंट ऑफ जो चॉइस है वो क्या हो जाता है, सिजेरियन सेक्शन हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हो जाता है, सिजेरियन सेक्शन। अगर कोई क्वेश्चन में आता है डायरेक्टली आपसे वो ये पूछ सकता है। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको समझाने की कोई जरूरत है भी नहीं, पूरा डिटेल में मैंने बता दिया आज की क्लास का मोस्ट। अब आपको मान लो, अब आपको लगता है कि सर आपने क्वेश्चन ले आए, आप ये पहला क्वेश्चन ही करवाया है, क्या करवा रहे हो। अगर ये वीडियो मान लो दोस्तों आपकी एब्रेप्टिव प्लासेंटा की होती है, ये क्लास आपकी एब्रेप्टिव प्लासेंटा की होती है, मैं डाल देता बड़े बड़े शब्दों में एब्रेप्टिव प्लासेंटा, तो बच्चे सोते हो एब्रेप्टिव प्लासेंटा पढ़ा दिया सर ने, तो बहुत अच्छी वीडियो है, यहाँ तो क्या पढ़ा रहे हैं, 10 क्वेश्चन पढ़ा दी। भाई वो तो ठीक है 10 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसे मान लो ना कि ये क्लास एब्रेप्टिव प्लासेंटा की, उसके साथ में मैं आपको और चीजें भी बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन भी बता रहा हूँ,
तो ये चीज़ें भी तो कर सकते हो ना, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं, तो उस समय में हम कई चीज़ें पढ़ सकते हैं। वहाँ पर पढ़ाऊंगा तो पता नहीं क्या क्या बताने लग जाऊंगा जो काम की भी चीज़ नहीं है, और यहाँ पर मैं सिर्फ क्रीम निकाल के लाता हूँ जो हमसे क्वेश्चन आने के क्या होते हैं, चांसेज होते हैं, ठीक है, वो कोशिश करता हूँ मैं। चलो छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है ए क्लाइंट हु हैड ए सीवियर। अब आपको ना 3-4 क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कुछ भी पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, आंसर सामने लिखे हुए हैं। एक क्लाइंट, इसलिए एक बार पढ़ा दो, हर क्वेश्चन के साथ में बता दो, वही बात है, एक बार पढ़ा दूंगा तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप खुद भी तो पूरी चीज एक साथ ही पढ़ते हो। एक क्लाइंट हु हैड ए सीवियर एब्रेप्टिव प्लासेंटा, ठीक है, उसको सीवियर एब्रेप्टिव प्लासेंटा है दोस्तों। आस्क द नर्स व्हाई देयर वाज सो मच ब्लीडिंग, वो पूछ रही है कि मेरे को ज्यादा ब्लीडिंग क्यों हो रही है। व्हाट शुड द नर्स कंसीडर, नर्स को क्या कंसीडर करना चाहिए कि हैवी ब्लीडिंग का क्या कारण है, कि भाई वो क्लाइंट को बताए, उससे पहले वो खुद सोच रही है इस बारे में कि बताओ कि क्या कारण होता है हैवी ब्लीडिंग का। तो पहला दे रखा है दोस्तों पॉलीसाइथेमिया, कि भाई आरबीसी जो है ना दोस्तों वो बढ़ जाती है। पहली बात तो ये है कि दोस्तों ब्लीडिंग अगर होगी तो पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होगा, या आरबीसी का लेवल क्या होगा दोस्तों, कम होगा। हीमेटोक्रिट का लेवल गिरेगा न कि बढ़ेगा, जो कि पॉलीसाइथेमिया में आरबीसी का लेवल बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गया, वैसे ही गलत हो गया। ब्लीडिंग में कभी भी आरबीसी बढ़ेगी थोड़ी दोस्तों, कमी होगी ना। इसके बाद है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, भाई प्लेटलेट कम होंगी तो प्लेटलेट पे इसका डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और वैसे भी बॉडी है ना उस दौरान कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट क्या हो, एग्रीगेट हो, और उस ब्लीडिंग को रोकने की क्या करें दोस्तों, कोशिश करें। इसलिए प्लेटलेट के लेवल पे डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाइपरग्लोब्यूलिनेमिया, कि भाई जो ग्लोब्यूलिन जो है, जो प्रोटीन है दोस्तों ब्लड के अंदर, अगर वो बढ़ जाती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइपरग्लोब्यूलिनेमिया के नाम से हम उसे जानते हैं। और ये हाइपरग्लोब्यूलिनेमिया जो है दोस्तों कभी भी नहीं होगा, कभी भी ब्लीडिंग के कारण प्रोटीन की जो अमाउंट है दोस्तों वो नहीं बढ़ सकती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। और लास्ट जो है दोस्तों वो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, बार बार आपको बताने की मुझे लगता है टाइम वेस्ट करना ही होगा, कि फिब्रिनोजन का लेवल क्या होगा दोस्तों, गिरेगा, क्योंकि ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के साथ में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए फिब्रिनोजिनेमिया होगा, कि फिब्रिनोजन का लेवल जो ब्लड के अंदर, ईमिया मतलब ब्लड, ब्लड के अंदर फिब्रिनोजन का लेवल क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। तो इसे हम क्या किस नाम जानते हैं, हाइपोफिब्रिनोजिनोमिया के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब एक बार ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स बताओ आप मुझे कौन कौन से होते हैं, मैं भी एक बार रिपीट कर लेता हूं कौन कौन से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। तो पहली बात अभी पढ़ा है हमने कि भाई फिब्रिनोजन का लेवल कम हो गया, तो फिब्रिनोजन कौन सा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेनली कौन सा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कम होता है, तो मेनली फर्स्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो पहला कौन सा होगा दोस्तों, आपका फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का लेवल क्या हो जाता है, इसके अंदर गिर जाता है, तो फिब्रिनोजन क्या हो गया दोस्तों, पहला हो गया। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा प्रोथ्रोम्बिन। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, अगर याद करो तो ठीक है, वैसे नहीं याद करो तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको ट्रिक भी याद करने की जरूरत पड़ेगी। फिर अभी बताऊंगा आपको मैं उस ट्रिक। तो फिब्रिनोजन दूसरा है दोस्तों आपका प्रोथ्रोम्बिन। कई बार इतनी कठिन ट्रिक हो जाती है कि ऐसे सोचते हैं कि अच्छा तो डायरेक्टली याद कर लेते तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि पहले ट्रिक को पढ़ो और फिर इसको पढ़ो। तो फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इसके बाद आ जाएगा दोस्तों टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा तो शायद सब बच्चों को पता होगा, कैल्शियम। चौथा क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम होता है। इसके बाद में दोस्तों आपको पांचवा और सातवां बताना है। तो पांचवा जो होता है लेबाइल फैक्टर, लेबाइल फैक्टर। और छठवा जो होता है वो होता नहीं है, अब नहीं है वो कोई भी फैक्टर। सातवां जो होता है दोस्तों दैट इज स्टेबल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर। इसके बाद आठवां जो होता है दोस्तों वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। या ए नहीं लिखा होगा तो भी हम आठवां मानेंगे, नौवा नहीं मानेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि नौवा अगर वो लिख रहा है तो वो लिखेगा लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस। इसके बाद है क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर इसे कई बार एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। वहां ए है, यहां पर बी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। स्टुअर्ट प्रोवर, पावर नहीं है ये, प्रोवर फैक्टर है, ठीक है। कहीं पावर समझो 10 की पावर, वैसे याद रखने के लिए याद रख सकते हो 10 की पावर, 10वें पे प्रोवर है, ठीक है। इसके बाद है 11वां नहीं लिखा, 11वां, 12वां और 13वां, और 13वां। 11वां है दोस्तों, तो यहाँ है फुल स्पीड आफ्टर क्रिसमस सम पीपल। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन
एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और इसके बाद हैगमैन फैक्टर, हैगमैन फैक्टर। और 13 तो सभी जानते हैं, फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। जो क्लोट जो होता है उसे फिब्रिन ही बोलते हैं, और उसको स्टेबलाइज करने वाला फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। मैं कैसे याद करता हूँ बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको याद करना हो तो कर लेना, नहीं याद करो तो आपकी मर्जी है, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिक हो सकता है आपको टफ भी लगे। मैं इस तरीके से याद करता हूँ इसको। फुलिश पीपुल, अभी समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फुलिश पीपुल ट्राई क्लाइंबिंग, ट्राई क्लाइंबिंग, ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप, लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस, आफ्टर क्रिसमस। some people have fallen। ठीक है, पहला अक्षर है, ये तो पता नहीं जरूरत है नहीं। तो इसमें मतलब ये कहना चाह रहा है, ये इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि भाई ये है लॉन्ग स्लोप। तो जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो इसके ऊपर चढ़ने की क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। फुलिश पीपुल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप। फुलिश जो पीपल हैं वो ट्राई क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं स्लोप के ऊपर, मतलब जो ऐसा स्लोप पे चढ़ाई हो ऐसी। आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस के बाद इनमें से कुछ लोग क्या हो गए हैं, गिर गए हैं। सम पीपल हैव फॉलन, सम पीपल हैव फॉलन आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। और बताने ट्रिक कैसी लगी आपको, हार्ड है, हार्ड भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकती है ये टफ, ठीक है, क्योंकि ट्रिक याद करना ही फिर वो बन जाता है। और वैसे भी इतना पढ़ते हो आप लोग, मुझे नहीं लगता कि ये चीजें तो आपको याद होंगी ही, इस लेवल पे तो आप अभी पहुंच गए होगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे सामने वो है, ए नर्स इज रिव्यूइंग द ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ऑफ ए क्लाइंट हु हैड एन एब्रेप्टिव प्लासेंटा। अब डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उसने हिस्ट्री देखी, एक नर्स है वो हिस्ट्री देख रही है भाई उसकी क्या क्या ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री रही है, ठीक है। तो व्हाट प्रीनेटल कंडीशन डज द नर्स, मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको वहां पे, अब आपको कोई क्वेश्चन टफ ही नहीं लगेगा, ठीक है। वहां मैंने चाहिए एक क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन यहाँ पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। व्हाट प्रीनेटल कंडीशन, कौन सी प्रीनेटल कंडीशन है दोस्तों जो नर्स क्या करेगी, एक्सपेक्ट करेगी कि क्लाइंट के को ये हुई होगी। तो आपको रिस्क फैक्टर देखना है, रिस्क फैक्टर में जाओ आपको रिस्क फैक्टर दिखाई देगा। मैंने आपको कहीं कार्डियक डिजीज बताया था, नहीं, कार्डियक डिजीज नहीं है इसका रिस्क फैक्टर। हाइपरथायरॉइडिज्म बताया था, नहीं, ठीक है। सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन बताया था, नहीं, ये भाई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के अंदर हो सकता है, इस यहाँ पर इसका क्या लेना देना। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बताया था आपको कि हाँ सर, जब आपने डिजीज लिखी थी तो वहां पर लिखा था जेस्टेशनल हाइपरटेंशन डिजीज, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। बस कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करो। और अब मेरे को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन आपको पढ़ाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो लिख लो बस जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन लिखो। स्मोकिंग, 3-4 चीजें लिखाऊंगा ताकि अगले वाले में मेरे को लिखवाना नहीं पड़े। स्मोकिंग, कोकीन एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड मल्टीपैरा, एंड मल्टीपैरा आर द एंड मल्टीपैरा एब्रेप्टिव प्लासेंटा के रिस्क फैक्टर होते हैं, एब्रेप्टिव प्लासेंटा के रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक है। बस बताने की जरूरत नहीं भाई, ये चीजें जो हैं वो एब्रेप्टिव प्लासेंटा के क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं। अब इसमें सारे आ गए आपके जो भी इंक्लूड हैं, तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहीं पे आ जाएंगे सारे आपके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट अराइव्स एट द हॉस्पिटल एट 38 वीक जेस्टेशन, 38 वीक की क्या है दोस्तों, प्रेगनेंसी है, विद प्रोफ्यूज, मतलब उसको ब्लीडिंग हो रही है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अब एकदम से आपको दिमाग घुमाएगा ये, बताओ इसका क्या आंसर होगा। सी स्टेट दैट इट अकर्ड सडनली विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन, उसने कहा कि उसको जो ब्लीडिंग जो हो रही है दोस्तों वो बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन की हो रही है। विच कंडीशन मे द क्लाइंट बी एक्सपीरियंसिंग दैट रिक्वायर्स इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बताओ कौन सी कंडीशन हो सकती है उसको। उसने चेंज कर दिया, तरीका चेंज कर दिया, कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है दोस्तों उसने, मतलब उसने पूरा तरीका ही चेंज कर दिया इसका। कि भाई उस क्लाइंट को क्या हो रहा होगा, प्लासेंटा प्रीविया हो रहा होगा, प्लासेंटा एक्रिटा हो रहा होगा, रैप्चर्ड यूट्रस हो रहा होगा, या कंसील्ड एब्रेप्टिव प्लासेंटा हो रहा होगा, बताओ, कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप जो बच्चे कमेंट करके बताएंगे, मन से बताना, वीडियो में आगे आंसर बताऊंगा, उसको देख के मत बताना। बताओ इसका क्या आंसर होगा। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज बताई इसने। पहली बात तो दोस्तों ब्लीडिंग हो रही है, चलो ब्लीडिंग आ गई तो दोनों चीजें हो गई,
दूसरा दोस्तों प्रेगनेंसी 38 वीक की दे रखी है, मतलब 28 वीक के बाद दे रखी है, ब्लीडिंग दे रखी है, यहाँ पर दो चीजें निकल के आएंगी, प्लासेंटा प्रीविया होगा या एब्रेप्टियो प्लासेंटा होगा मेनली। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था, सी ऑफ सर्विक्स है, सर्वाइकल पॉलिप्स है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, उनको छोड़ो अभी आप। ठीक है, तो ये दोनों हो गई। अब इन दोनों में दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, नो कॉन्ट्रैक्शन। अब दोस्तों नो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, वो फीमेल ये कहना चाह रही है कि मुझे कोई पेन नहीं हो रहा। भाई कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेन पक्का होगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब पेन होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेन होगा। अब यहाँ पर उसको दोस्तों कोई भी क्या नहीं हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है। अगर उसको कोई भी पेन नहीं हो रहा है तो उसको प्लासेंटा प्रीविया है, क्योंकि एब्रेप्टिव प्लासेंटा के अंदर जो पेन होता है वो तो सीवियर पेन होता है, ब्लीडिंग होती है वो चलो ठीक है, लेकिन पेन सीवियर होता है। इसलिए ये एक सेंटेंस जो है दोस्तों, इसने डायग्नोसिस बना दिया आपकी। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी प्लासेंटा प्रीविया। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लासेंटा प्रीविया हो जाएगा। उस क्लाइंट को प्लासेंटा प्रीविया हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट है दोस्तों प्लासेंटा एक्रीटा। अब मैंने जब मैं आपको वहां पर बता रहा था ना कि भाई रिट्रो प्लासेंटल ब्लीडिंग, तो मैंने कहा था कि एक बार मेरे मुंह से निकल गया था कि भाई मायोमेट्रियम तक पहुंच जाता है प्लासेंटा। फिर मैंने आपको कहा था नहीं, प्लासेंटा मायोमेट्रियम तक नहीं पहुंचता, ब्लीडिंग क्या पहुंच जाती है, मायोमेट्रियम तक पहुंच जाती है। ध्यान रखना, वहां पर मैंने रिट्रो प्लासेंटल टाइप बताया एब्रेप्टिव प्लासेंटा का, वो प्लासेंटा नहीं पहुंच रहा है मायोमेट्रियम तक, ब्लीडिंग पहुंच रही है। और जो यूटेराइन एपोप्लेक्सी है या जो कोवेलियर यूट्रस है, वहां भी क्या पहुंच रही है, ब्लीडिंग पहुंच रही है, प्लासेंटा नहीं पहुंच रहा है। क्यों बताया मैंने वहां पर, भाई ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर प्लासेंटा मायोमेट्रियम तक पहुंच जाएगा ना तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लासेंटा एक्रीटा। और प्लासेंटा एक्रीटा के अंदर पेन होता है, प्लासेंटा एक्रीटा के अंदर क्या होता है, पेन होता है, और साथ में क्या होती है दोस्तों, ब्लीडिंग भी होती है। तो पेन हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पेन नहीं हो रहा। रैप्चर्ड यूट्रस, अरे भाई यूट्रस अगर रैप्चर होगा तो ब्लीडिंग तो होगी ना, और साथ में पेन भी होगा। ऐसा थोड़ी होगी यूट्रस रैप्चर हो गया और पेन भी नहीं हो रहा। और एक दोस्तों कंसील्ड एब्रेप्टियो, कंसील्ड एब्रेप्टियो में अब यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज हो गए, तो ये तो दोनों ही गलत हैं। कंसील्ड एब्रेप्टियो मतलब कंसील्ड टाइप ऑफ एब्रेप्टिव प्लासेंटा, क्या उसके अंदर पेन होगा, हाँ होगा, क्वेश्चन में पेन दे रखा है नहीं। दूसरा दोस्तों इसके अंदर ब्लीडिंग होगी, नहीं होगी, और यहाँ पर दे रखा है कि उस क्लाइंट को क्या हो रही है, प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको ब्लीडिंग हो रही है। जब उसको ब्लीडिंग हो रही है तो यह तो वैसे नहीं आएगा। तो इन चारों में भी अगर मेरे को एक गलत करना पड़े ना, सबसे पहले इसी को करूंगा गलत, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। लिखो, सॉरी फर्स्ट हो जाएगा, प्लासेंटा प्रीविया। लिखो प्लासेंटा प्रीविया में सिंपल से लिखो, प्लासेंटा प्रीविया में फीमेल को पेन या कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता, पेन या कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता। एक्चुअली में एब्रेप्टिव जो प्लासेंटा है ना दोस्तों, उसके अंदर मैटरनल टिश्यूज भी इंक्लूडेड है, क्योंकि प्लासेंटा जहां टच हो रहा है वहां पे भी इंक्लूडेड है, फिर आगे बढ़ रहा है वहां भी मदर के टिश्यू। और भाई मदर के टिश्यूज उनमें नर्व्स होंगे, नर्व्स होगी तो पेन होगा। जबकि जो लो लाइंग प्लासेंटा है उसमें कहते हैं कि अगर ब्लीडिंग हो भी रही है ना तो वो फीटल टिश्यूज के अंदर ज्यादा होती है, मैटरनल में नहीं होती है, तो इसलिए मदर को पेन फील नहीं होता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था, क्वेश्चन आया हुआ है कि एक मदर है, सुबह उठती है, उसको कोई पेन नहीं हो रहा, और सुबह ये कहती है कि भाई मेरे चारों तरफ मुझे फुल ऑफ ब्लड दिखाई दिया, ब्लड से भरा हुआ बेड दिखाई दिया कि चारों तरफ ब्लड है, तो उसको कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो वहां पे क्या आएगा, प्लासेंटा प्रीविया आएगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी इंक्लूडेड व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद प्लासेंटा प्रीविया, कि भाई कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन दोगे आप किसी भी क्लाइंट को अगर उसको प्लासेंटा प्रीविया हो रहा है। तो पहला दे रखा है दोस्तों, आपकी शिफ्ट लगी हुई है और आपने शिफ्ट में एक बार ही क्या किया, वाइटल किए, गलत, बिल्कुल गलत है ये। देखो आपको प्लासेंटा प्रीविया के अंदर दोस्तों वैसे भी रिस्क है, रिस्क रहता है, तो आपको जो वाइटल साइन करने पड़ेंगे वो ज्यादा बार करने पड़ेंगे। डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर रखा है भाई लेबर की स्टेज के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी आप हावरली तो कम से कम करोगे, 2 हावरली तो करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप शिफ्ट में एक बार ही करोगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों टैप वाटर एनीमा बिफोर द बर्थ, ऐसे कहते हैं कि दोस्तों इसमें एनीमा जो होता है ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। एनीमा क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि एनीमा जो है वो ब्लीडिंग कोज करवा सकता है। क्या कोज करवा सकता है दोस्तों, ब्लीडिंग कोज करवा सकता है, इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। नेक्स्ट लिमिटेड एम्बुलेशंस अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, देखो लाइन ऐसी लिखी है कि आदमी घबरा जाएगी यार, यही आएगा आंसर। भाई एम्बुलेशन नहीं करना चाहिए फीमेल को, उसको कम करना चाहिए। एम्बुलेशन क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, गलत, कम नहीं करना चाहिए, कंप्लीटली रेस्ट चाहिए दोस्तों, उसको कंप्लीट रेस्ट चाहिए, उसको क्या चाहिए, कंप्लीट रेस्ट चाहिए। आप उसको लिमिट नहीं करोगे, कम नहीं करोगे, पूरी तरह से क्या दोगे दोस्तों, रेस्ट दोगे जब तक की ब्लीडिंग रुक नहीं जाती है।
जब तक कि ब्लीडिंग नहीं रुक जाती है आपको उसको कंप्लीट रेस्ट देना पड़ेगा, न कि आप उसकी लिमिट करोगे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो दे रखा है दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। मैंने आपको कहा था अगर आपको ऑप्शन मिले फीटल हार्ट साउंड में और जो ब्लीडिंग के अमाउंट को असेस करने में, तो पहला फीटल हार्ट साउंड को दोगे और दूसरा किसको दोगे, क्यों, क्योंकि यही आपको ग्रेडिंग के बारे में बताएगा कि भाई क्या ग्रेडिंग है, पेशेंट शॉक में जाने के कितने चांसेस हैं, क्या कंडीशन है, क्या आगे जाके ट्रीटमेंट होगा। तो ये सब चीजें आपको कौन बताएगा दोस्तों, डॉक्यूमेंटिंग द अमाउंट ऑफ द ब्लीडिंग। तो लिखो, वो मैंने आपको एब्रेप्टिव प्लासेंटा में बताया था वैसे, है ना, लेकिन प्लासेंटा प्रीविया में भी सेम ऐसी ही कंडीशन देखने की पड़ेगी। फीटल हार्ट साउंड जो है वो हमारी क्या रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी। तो लिखो, प्लासेंटा प्रीविया में, प्लासेंटा प्रीविया में नर्स को अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, यहां भी करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन में एब्रेप्टिव प्लासेंटा होता तो भी यही आंसर करते हैं हम, ठीक है। एब्रेप्टिव प्लासेंटा में भी हमारा सेम ही आंसर होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए प्रेग्नेंट वुमन हु इज इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। कौन से ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, ध्यान रखना। एनक्लेस के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब ऑप्शन देखोगे ना, ये एक जो सेंटेंस है ना आपके ऑप्शंस को कम करवा देगा। मतलब हम कई बार हमें आंसर अगर पता भी नहीं हो ना तो हमें बाकी के ऑप्शन को हटाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड है ये आपका। तो ये एक सेंटेंस है ना, सिर्फ एक दो वर्ड थर्ड ट्राइमेस्टर, ये इसके कई ऑप्शन को हटा देंगे। देखो कैसे, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर है, अराइव्ड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आई है, थर्ड ट्राइमेस्टर में है, उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। पहली चीज उसको क्या हो रही है दोस्तों, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, येलो वेजाइनल ब्लीडिंग। सी स्टेट, वो कहती है दैट सी स्नोटेड कोकेन, उसने क्या लिया है दोस्तों, कोकेन लिया है। कब, 2 घंटे पहले, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स अगो। विच कॉम्प्लिकेशन डज द नर्स सस्पेक्ट इज द कॉज ऑफ द ब्लीडिंग। बताओ कौन सा होगा कॉज ऑफ द ब्लीडिंग। अब यहां तो वैसे मैंने आपको बता चुका, लेकिन एक बार के लिए समझो कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। आपको नहीं पता कि भाई कोकेन के कारण प्लासेंटा प्रीविया होता है या एब्रेप्टिव प्लासेंटा होता है या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो मान लो चल रहा है ये टॉपिक, तो आपको पता लग गया। पूरी ओबीसी में एक साथ क्वेश्चन कहीं से भी आता तो आप इसको घबरा जाते। लेकिन आप इसमें ऑप्शन गलत कैसे करोगे, देखो कैसे हटा सकते हो। इसमें एक जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 12 वीक तक पहुंच सकती है, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही पहुंच सकती है। लेकिन यहां पर कौन सा दे रखा है, थर्ड ट्राइमेस्टर। क्या थर्ड ट्राइमेस्टर तक ट्यूबल प्रेगनेंसी पहुंचती है क्या, नहीं। तो इसलिए ये ऑप्शन हम वैसे भी क्या कर देंगे दोस्तों, कट कर देंगे। अब आप ये मत कहना सर आपने बताया था, वो रेयर चांस होते हैं, वो इम्पॉसिबल के बराबर होता है। वो उस कंडीशन में होता है कि हेटेरोजेनस हो, कि एक जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर भी हो, एक फैलोपियन ट्यूब में भी हो, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है, नहीं तो नहीं पहुंचता, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों एब्रेप्टिव प्लासेंटा या प्लासेंटा प्रीविया। हाँ, ये दोनों हो सकते हैं। एक दोस्तों स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। भाई अबॉर्शन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है या सेकंड में हो सकता है, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अबॉर्शन कहलाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपको 2 में से एक आंसर देना होगा। तो 50% में से आप क्या इस क्वेश्चन के सही होने के 50% क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके चांसेस हो जाएंगे। तो ये तो बहुत चांसेस होते हैं, मतलब एक तो बिल्कुल ही नहीं पता, एक तो आपके मतलब आपको 4 में से एक चुनना है, आपको 2 में से एक चुनना है, ठीक है। जो वो बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी, ठीक है, वो हटा देते हैं ना, दो जो ऑप्शन होते हैं उनको हटा देते हैं, फिर 2 में से एक चुनना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 में ही से एक चुनना पड़ रहा है, तो यहाँ पर चांसेस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों कि कोकेन अब्यूज इज रिलेटेड टू द एब्रेप्टिव प्लासेंटा। इसकी जो हिंदी जो है दोस्तों, जो शॉर्ट नोट्स है वो वहां से लिख लेना, क्योंकि मैंने आपको वहां पर इसलिए लिखा रखा था, तो कोकेन अब्यूज वाला वहां से लिख लेना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि ए नर्स इज काउंसलिंग ए क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब कि प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शन आने लगे, 37 वीक से पहले क्या आने लगे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन आने लगे इन द 35th वीक ऑफ द जेस्टेशन। तो 37 वीक से पहले, ये 35 वीक। एंड होज सर्विक्स इज डायलेटेड 2 सेंटीमीटर, मतलब सर्विक्स भी डायलेट हो गया 2 सेंटीमीटर। व्हाट शुड द नर्स टीच दिस क्लाइंट अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स एट दिस टाइम। बहुत बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों मैं आपको, बहुत बार, कि कोई भी क्लाइंट, बस 2 चीजें याद रखो, ज्यादा मत ध्यान दो। सेक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है 2 चीजें याद रखनी है आपको, प्री टर्म लेबर और अबॉर्शन। ये जिसको भी इसका रिस्क होगा उसको हम कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करने की क्या देंगे दोस्तों, एडवाइस देंगे। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल जो इंटरकोर्स अगर किया जाएगा दोस्तों तो उसमें सीमन बाहर आएगा, और अगर जब सीमन बाहर आएगा तो उसके अंदर क्या होंगे दोस्तों, आपके
प्रोस्टेग्लैंडिन्स होंगे, और प्रोस्टेग्लैंडिन्स क्या कोज करवाएगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन कोज होगा तो प्री टर्म लेबर के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, अबॉर्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों कंडीशन में हम हमेशा इसको क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर यही दिखा रहा है ये कि प्री टर्म लेबर हो रहा है क्योंकि सर्विस भी डायलेट हो गया है, तो प्री टर्म लेबर की कंडीशन में क्या करोगे, शुड बी लिमिटेड टू 1 वीक। भाई एक सप्ताह में एक बार करो, नहीं बिल्कुल गलत है, हम बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे, एक बार करोगे तो भी उसमें भी क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। दूसरा दोस्तों, शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द साइड लाइन पोजीशन, भाई साइड लाइन पोजीशन तक कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते, तो पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीमन है जो एंटर करेगा और वो प्रोस्टेग्लैंडिन्स को कोज करवाएगा, तो ये भी गलत हो गया। इज परमिटेड एज लॉन्ग एज पेनाइल पेनिट्रेशन इज शैलो, कि भाई पेनाइल जो पेनिट्रेशन है वो शैलो हो, डीप तक नहीं जाए पेनिस जो है, तो उस कंडीशन के अंदर अब शैलो हो चाहे डीप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो सीमेन है वो बाहर निकलेगा और बाहर जाएगा तो अंदर एंटर करेगा और वो कोज करवाएगा, तो शैलो डीप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये प्रोहिबिटेड होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्यों, क्योंकि ये स्टिमुलेट कर सकता है किसको, लेबर को, लेबर को क्या करवा सकता है दोस्तों, ये स्टार्ट करवा सकता है। इसमें लिखो प्री टर्म लेबर और अबॉर्शन के रिस्क वाले क्लाइंट में, अबॉर्शन के रिस्क वाले क्लाइंट में, प्री टर्म लेबर और अबॉर्शन के रिस्क वाले क्लाइंट में सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोहिबिटेड होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोहिबिटेड होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि एक क्लाइंट प्रेग्नेंट विद ट्विंस, भाई मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ठीक है, 2 है तो ट्विंस है, 3 है तो ट्रिपलेट है, 4 है तो क्वाड्रुप्लेट है, 5 है तो क्विंटुप्लेट है, 6 है तो सेक्सटुप्लेट है, ना कि सिक्सटुप्लेट, सेक्सटुप्लेट है, ठीक है। इज टोल्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ट्विंस थे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर क्या बताता है उसको कि दैट शी इज एट रिस्क फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज, कि भाई ट्विंस वाले जो भी होते हैं ना उनको पोस्टपार्टम हेमरेज का क्या होता है दोस्तों, रिस्क होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी इज ए रिस्क फैक्टर ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये बात बता रहे हैं। लेटर बाद में क्लाइंट आस्क द नर्स, क्लाइंट जो है डॉक्टर सामने तो पूछ नहीं रहा, हमें परेशान कर रहा है, बाद में हमें पूछ रहा है क्या, वाई सी इज एट रिस्क फॉर हेमरेज, भाई मेरे को पोस्टपार्टम हेमरेज होने का जो रिस्क है वो क्यों है ज्यादा, व्हाट शुड द नर्स कंसीडर इज द कॉज ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज बिफोर रेस्पोंडिंग द लैंग्वेज द क्लाइंट विल अंडरस्टैंड। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, रेस्पोंडिंग द लैंग्वेज क्लाइंट विल अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये है कि भाई वो अपने दिमाग में क्या सोच रही है कि क्या कारण होगा, जबकि वो उससे पहले उसको बताए, अपनी लैंग्वेज में पेशेंट को कुछ भी बताएगी तो उससे पहले खुद भी तो सोचेगी ना, तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है वो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि क्या कॉज हो सकता है, ऐसे भी तो दे सकते थे आप लोग। तो आपको बताना है कि भाई क्या कारण है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर, मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं आपको पीपीएस में ये चीज बता चुका हूँ, ठीक है, मैं आपको पीपीएस में ये चीज बता चुका हूँ, अब आपको समझाना है ये बात मुझे, भाई मल्टीपल प्रेगनेंसी में पीपीएस होने के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं। तो इसमें देखा दोस्तों दूसरा ऑप्शन मीडियोलैटरल एपिजियोटोमी, कि भाई मीडियोलैटरल जो एपिजियोटोमी होती है ना दोस्तों उसके करने के कारण होता है। हमेशा ध्यान रखना, एपिजियोटोमी के कारण हेमरेज नहीं होता है, हिमेटोमा हो सकता है कि भाई ब्लड कलेक्ट हो जाए तो उसके कारण क्या हो सकता है, हिमेटोमा हो सकता है, न कि क्या होगा दोस्तों, हेमरेज होगा। तो हेमरेज होने के चांसेस इसमें क्या होते हैं दोस्तों, नहीं होते। लेसिरेशंस ऑफ द सर्विक्स के लेसिरेशंस है, माइल्ड ऐसे ब्लीडिंग करवा सकता है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग करवा सकता है या नहीं भी होती है, लेकिन कभी भी सीवियर ब्लीडिंग या हेमरेज कोज नहीं करवाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों रिटेन्ड प्लासेंटल फ्रेगमेंट्स, रिटेन्ड प्लासेंटल फ्रेगमेंट मल्टीपल, देखो रिटेन्ड प्लासेंटल फ्रेगमेंट मैं बता रहा हूं, सुनो इस लाइन जरूर सुना, रिटेन्ड प्लासेंटल जो फ्रेगमेंट्स हैं वो पीपीएच के रिस्क फैक्टर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, क्योंकि हमने पढ़े हैं 4 चीज होती हैं, ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, तो भाई ट्रोमा हो गया, टिश्यू हो गया, टोन हो गया, और एक क्या हो गया दोस्तों आपका थ्रोम्बस हो गया, तो उसमें टिश्यू भी बताया आपको, सर ये क्यों नहीं आ रहा, तो भाई ये इसलिए नहीं आ रहा कि चाहे मल्टीपल प्रेगनेंसी हो और चाहे सिंगलटन प्रेगनेंसी हो, मतलब कि एक बच्चा हो चाहे 2 बच्चे हो, दोनों के अंदर सेम रहता है रिटेन्ड, अगर रिटेन्ड प्लासेंटल फ्रेगमेंट जो है, प्लासेंटा के कुछ पार्ट्स हैं जो अंदर रह गए, वो सेम रिस्क रहता है, ऐसे नहीं कि उसमें ज्यादा होगा रिस्क, इसमें कम रिस्क होगा। मल्टीपल प्रेगनेंसी इंक्रीज नहीं करती है रिस्क को, लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण पीपीएच होने का जो रिस्क जो है दोस्तों वो इसलिए ज्यादा होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर जो एब्डोमेन जो है दोस्तों वो क्या हो जाता है, डिस्टेंडेड हो जाता है, और मसल्स जो होती है, जो स्ट्रेचिंग होती है ना, वो क्या कोज करवाती है, वो यूटेराइन अटोनी कोज करवाती है,
वो क्या कोज करवाती है, यूटेराइन अटोनी। और इस यूटेराइन अटोनी जो है दैट इज द यूटेराइन अटोनी इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द पीपीएच। यूटेराइन अटोनी इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द पीपीएच, या हम कहें यूटेराइन अटोनी इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्राइमरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कोज है। मोस्ट कॉमन सेकंड कोज ऑफ द पीपीएच इज ट्रोमा। प्राइमरी पीपीएच का सेकंड कॉमन जो कोज है दोस्तों वो कौन सा होता है आपका, ट्रोमा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच का रिटेन्ड पार्ट ऑफ द प्लासेंटा है, मोस्ट कॉमन कोज होता है रिटेन्ड पार्ट्स ऑफ प्लासेंटा। रिटेन्ड पार्ट्स ऑफ प्लासेंटा मोस्ट कॉमन कोज होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन डायरेक्ट कोज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, मैटरनल जो मोर्टेलिटी है दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान या लेबर के 6 वीक तक अगर मदर की डेथ हो जाती है तो इसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो जो है वो 1 लाख में देखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैटरनल मोर्टेलिटी जो है दोस्तों उसका मोस्ट कॉमन कोज भी क्या होता है, हेमरेज होता है, जिसमें मेन हेमरेज कौन सा आता है, पीपीएच। मेन हेमरेज कौन सा आता है, पीपीएच आता है। लेकिन दोस्तों अगर पहला नहीं पूछेगा तो वो दूसरा पूछेगा, तो दूसरा क्या आएगा, परप्यूरियल सेप्सिस आएगा। पहला तो सबको ही पता लग गया आजकल, तो दूसरा भी पता होना चाहिए आपको, परप्यूरियल सेप्सिस। मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट कोज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी पूछे, मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट कोज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी पूछे तो इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी एनीमिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर हिंदी में लिख लो एक बार, शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स क्या है दोस्तों, लिखो कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में यूटेराइन अटोनी होने के कारण पीपीएच के चांसेस ज्यादा होते हैं। पीपीएच के चांसेस या रिस्क ज्यादा होता है, सेज अधिक होता है, अधिक होता है। मैं वैसे हिंदी में लिखा देता हूँ, साउथ वाले बच्चे तो वैसे देखते ही नहीं होंगे, मुझे लगता ही नहीं कि साउथ वाला बच्चा तो वैसे सोता होगा कि सर हिंदी में लिखवाते हैं, हमारे कोई काम का ही नहीं है। चलो कोई नहीं, किसी को तो फायदा हो रहा है। कभी इंग्लिश में भी बना लेंगे, जिसमें पूरा इंग्लिश ही बनाएंगे हम। नेक्स्ट जो है दोस्तों 209 है, ए क्लाइंट इन लेबर एट 39 वीक। इनको टिक किया करो पहली चीज को, ठीक है, कई बार काम आ जाते हैं ये बहुत ज्यादा। मतलब टर्म तो है, इज टोल्ड बाय द, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको ये बताता है कि दैट शी विल नीड ए सिजेरियन बर्थ। द नर्स रिव्यूज द क्लाइंट्स प्रीनेटल हिस्ट्री। ठीक है, क्लाइंट लेबर में है, 39 वीक की उसकी प्रेगनेंसी है, डॉक्टर उसको कहता है कि भाई आपको सिजेरियन बर्थ करना पड़ेगा। नर्स रिव्यू करती है, भाई क्लाइंट की हिस्ट्री देखती है, तो बताओ कि इन चारों में से ऐसी कौन सी हिस्ट्री है जिसके कारण पक्का ये है कि भाई वो सिजेरियन बर्थ करवा रहा है, डॉक्टर क्यों उसका सिजेरियन बर्थ करवा रहा है। तो बस सिंपल सा याद रख लेना। ठीक है, याद करने वाला क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है। अगर किसी भी मदर को दोस्तों एक्टिव जेनिटल हर्पिस अगर पाया जाता है ना, जेनिटल हर्पिस डिजीज अगर पाई जाती है जो कि एक्टिव फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो ट्रीटमेंट जो है दोस्तों वो क्या करवाते हैं हम, सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। अब आपको सर क्यों करवाते हैं, ये समझाओ क्यों करवाते हैं। तो देखो एक्चुअली में ये जो इन्फेक्शन है दोस्तों, एक्टिव जेनिटल जो हर्पिस है, ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, इट कैन नॉट क्रॉस। अगर मान लो मदर को है, ये मदर का यूट्रस मान लो, और यहाँ से प्लासेंटा में ये नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, और प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर रहा तो मतलब बेबी तक, प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर रहा तो मतलब बेबी तक नहीं जा रहा, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बेबी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन जब वेजाइनल जब ब्लीडिंग होती है ना दोस्तों, उस दौरान ब्लड के मिक्स होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सिजेरियन। सिजेरियन में बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, सिजेरियन के अंदर क्या होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। किसके, क्योंकि न तो बेबी की कहीं इंजरी के चांसेस है, सिर्फ आप मदर की जो भी स्ट्रक्चर है एब्डोमेन को आप इंसिजन करते जा रहे हो, कट करते जा रहे हो, और फिर आपने यूट्रस आ गया, फिर उसको कट किया, फिर बेबी तक पहुंच गए, तो बेबी के कहीं से भी ब्लड के मिक्स होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बिल्कुल नाक के बराबर हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए कि भाई ब्लड क्या नहीं हो दोस्तों, मिक्स नहीं हो, बिल्कुल भी ब्लड क्या नहीं हो दोस्तों, मिक्स नहीं हो, ताकि बेबी को क्या नहीं हो दोस्तों, ये जेनिटल हर्पिस डिजीज नहीं हो। इसलिए जेनिटल जो हर्पिस है उस कंडीशन के अंदर हम, ये एक इंडिकेशन होता है किसका, सिजेरियन सेक्शन का, किस कंडीशन के अंदर आपको सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए। ठीक है, गोनोरिया हो गया, जी फीमेल को गोनोरिया हो रहा हो, क्लैमाइडिया हो रहा हो, या फिर उसको हेपेटाइटिस हो रहा हो, इन तीनों कंडीशन के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि आप सिजेरियन करोगे, आप वेजाइनल डिलीवरी भी कर सकते हो।
इनमें वेजाइनल डिलीवरी की जा सकती है, लेकिन अगर एक्टिव जेनिटल हर्पीस है ना दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, एक्टिव जेनिटल हर्पीस। तो लिख लो, लास्ट क्वेश्चन से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट। लिखो, एक्टिव जेनिटल हर्पीस प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इसलिए कर सकता है, इसलिए मदर और फिटस की ब्लीडिंग, मदर और बेबी के ब्लड की मिक्सिंग को रोकने के लिए, मिक्सिंग को, ऐसे नहीं है कि होती है मिक्सिंग, आप ये मत कहना कि वैजाइनल सर आप कैसे बता रहे होती है, लेकिन चांसेस होते हैं ना, मदर और बेबी के ब्लड की मिक्सिंग को, अच्छा सॉरी, मिक्सिंग को रोकने के लिए सिजेरियन सेक्शन पढ़ाया हुआ है आपको, है ना, सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आज की हमारी क्लास का, वो है ए नर्स नोटिफाइज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एक नर्स ने डॉक्टर को क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया दैट ए क्लाइंट हैज बीन एडमिटेड टू द हाई रिस्क यूनिट। क्लाइंट को हाई रिस्क यूनिट में क्या किया गया, एडमिट किया गया, मतलब चांसेस रिस्क के ज्यादा हैं। कौन सी है, 36 वीक प्री टर्म, यहां से समझ जाओ, माइंड को बस जोड़ लिया करो, कहां पहुंचे है, प्री टर्म में है। सीज ब्लीडिंग, क्या हो रहा है दोस्तों, ब्लीडिंग हो रहा है। हैज सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन भी है। रिजिड फंडस भी क्या है, रिजिड है, और साइन ऑफ शोक भी प्रेजेंट है। तो भाई इसमें तो आपको डिजीज को सोचने की भी जरूरत नहीं है। देखो 28 वीक के बाद हो रही है, पहली बात, ठीक है, 28 वीक के क्या हो रही है दोस्तों, बाद हो रही है, टर्म पीरियड भी आया नहीं है, तो 28 वीक के बाद है। ब्लीडिंग हो रही है, पहला साइन। सीवियर एब्डोमिनल पेन भी दे रखा है, सीवियर भी दे रखा है, तो सीवियर अगर पेन दे रखा है दोस्तों, तो वो भी इसको दिखाएगा। और यूट्रस या फंडस भी क्या है दोस्तों, हार्ड है, और साथ में शोक भी प्रेजेंट है साइन के दोस्तों, ठीक है। तो ग्रेड 3 तक पहुंच गया है ये, ग्रेड 3 एब्रेप्टिव प्लासेंटा है। आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप, आपको ग्रेड भी पता होनी चाहिए। तो ग्रेड 3 है। फॉर व्हाट इंटरवेंशन शुड द नर्स प्रिपेयर। अब इनमें से नर्स किस चीज को क्या करेगी दोस्तों, प्रिपेयर करेगी। पहला दे रखा है ए हाई फोर्सेप बर्थ, भाई हाई फोर्सेप्स जो है उनको यूज करके इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की जाएगी। तो दोस्तों वहां पर जाके देखो कौन सी डिलीवरी मैंने कहा कि नहीं करवानी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल। भाई ज्यादा रिस्क होता है प्लासेंटा की सेपरेशन होने के, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया है। देखो कहां का पड़ा हुआ कहीं भी काम आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, द इंसर्शन ऑफ एन इंटरनल फीटल मॉनिटर। भाई इंटरनल फीटल मॉनिटर की क्या जरूरत पड़ेगी, वैसे ही जो फिटस है दोस्तों अगर शोक में चला गया तो फिटस की क्या हो चुकी है दोस्तों, लगभग डेथ हो चुकी है। मैंने आपको बताया फिटस डेथ हो गया, ग्रेड 3 में ये है। तो इंटरनल फीटल मॉनिटर आप जितना लगाओगे, जो टाइम लगाओगे, वो ब्लीडिंग के अमाउंट को और बढ़ाएगा। और अगर दोस्तों ब्लीडिंग की और अमाउंट बढ़ी, ब्लीडिंग की अगर और अमाउंट बढ़ी, तो शोक और ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये भी गलत हो गया। तो बच्चे आप मदर को डेथ की तरफ लेके जा रहे हो इसमें। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन भी इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। पहले से शोक की कंडीशन में जा रही है वो, तो यहाँ पर हम ऑक्सीटोसिन और नहीं देंगे। हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो मैंने आपको बताया हुआ है, ध्यान रखो कि अगर ऐसी कंडीशन अगर दोस्तों प्रेजेंट हो गई कि भाई शोक की कंडीशन में जा रही है, ठीक है, तो हम दोस्तों किस चीज को चुनेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस को चुनेंगे, जो कि क्या है दोस्तों, एन इमीडिएट सिजेरियन बर्थ। हमें उस मदर का इमीडिएट सिजेरियन जो बर्थ है दोस्तों वो करना पड़ेगा। तो लिख लो, एक लाइन लिख लो सीधी सी, एब्रेप्टियो प्लासेंटा विद शोक का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सिजेरियन सेक्शन होता है, सिजेरियन सेक्शन होता है। अगर आप सिजेरियन सेक्शन नहीं लिखा हुआ था तो हम लेप्रोटोमी आंसर करते हैं, ठीक है। अगर सिजेरियन बर्थ नहीं आता तो क्या लिखते हैं, हम लेप्रोटोमी लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, एक बार जल्दी से मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, चाहे आप कितना भी मान लो, चाहे हम 200 क्वेश्चन पे पहुंच गए हों, लेकिन मैं करवाऊंगा, चाहे आप देखो चाहे मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने इसमें लिखा नहीं क्या,
अगले पे लिखा था। अगर एब्रेप्टिव प्लासेंटा का जो क्लाइंट है दोस्तों वो आपके पास आता है ना, तो उस कंडीशन के अंदर पहली जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, अप्लाई करना इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर। वो सर अभी तो मना किया था, वो इंटरनल लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। और दूसरा क्या करोगे, अमाउंट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग को असेस करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एब्रेप्टिव प्लासेंटा की कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, फिब्रिनोजन का जो लेवल है वो कम हो सकता है। यहां पे नहीं लिखा है मैंने शायद, है ना, चलो लिख लेना, ये लिख लेना कि फिब्रिनोजन का लेवल कम हो जाता है, बस ये लिखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि कौन सी डिजीज के होने पर एब्रेप्टिव प्लासेंटा के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के होने पर चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों कि प्लासेंटा प्रीविया की जो फीमेल है उसको पेन या कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है, फील नहीं होता है। प्लासेंटा प्रीविया में नर्स को अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग को क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों कि प्री टर्म लेबर और अबॉर्शन के रिस्क वाले जो क्लाइंट हैं उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है दोस्तों, प्रोहिबिटेड होता है। कारण भी मैंने आपको बता रखा था। इसके बाद क्या बताया था कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में यूट्राइन जो अटोनी है उसके होने का कारण क्या है, पीपीएच के चांसेस क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते होने के कारण चांसेस अधिक हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों एक्टिव जेनिटल जो हर्पिस है वो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है, इसलिए मदर और बेबी के ब्लड की मिक्सिंग को रोकने के लिए सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। इसका इंडिकेशन है ये एब्रेप्टिव प्लासेंटा विद शॉक का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सिजेरियन सेक्शन होता है। तो हमने 210 क्वेश्चन पढ़ लिए। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि अब आपकी जो नोट सेट आ रही है उससे पहले मैं एक आपको मेगा क्लास दूं, उसमें सारे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो किसी भी बुक से हों, चाहे वो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन से हों, चाहे उसमें से मौसमी के कुछ क्वेश्चन हों, या फिर क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसकी क्लास लेके मैं आऊँगा। तो अगली मैं वो क्लास लेके आऊँगा, तो हो सकता है कि मैं वो कल लेके आ जाऊँगा, या मैं अगर कल नहीं लेके आया ना तो एक दिन का मैं आपको बीच में गैप दूंगा। एक दिन का हो सकता है कि मैं आपको गैप दे दूँ, क्योंकि उसको प्रिपेयर करने में बहुत टाइम चाहिएगा मुझे क्वेश्चन को चूज करना है, फिर उनको टाइप करवाना है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो फिर नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास होगी, हम इसको ऐसे नहीं कह रहे कि मैं रोकूंगा भाई मैं आपको नोट्स में नहीं करवाऊंगा, पूरे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। एक बार एग्जाम हो जाता है फिर तो और भी ज़्यादा मजा आएगा, हम कंटिन्यूस कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और लगभग हमारा पोर्शन खत्म भी हो चुका है, थोड़े क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं, तो उसके बाद में फिर हम उसको क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। क्योंकि अभी आपकी जो हाईएस्ट जो प्रायोरिटी है ना दोस्तों वो इस चीज़ पे जाती है कि इंपॉर्टेंट क्या है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, वहाँ भी मैं ओबीजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने देख लिया है उनको लगभग उसमें से ही बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।